इस वीडियो हम समाजीकरण के जो अभिकरणों पर चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में भी हम समाजीकरण के अभिकरणों की बात करेंगे। 4 अभिकरण या साधन हमने पीछे वाले वीडियो में चर्चा की थी, जिसमें परिवार है, नातेदारी समूह है, पड़ोस है, विवाह है। और अब हम नंबर 5 शिक्षण संस्थाएं अभिकरण या जो साधन है हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके आगे की बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि समाजीकरण में या समाजीकरण के लिए जो समाज में विभिन्न शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं वह भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। शिक्षण संस्थाओं में हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि को जहाँ तक शामिल करते हैं, और यहाँ शिक्षण संस्थाओं में जहाँ तक है बच्चा एक प्रमुख रूप से गुरुजनों, पाठ्य पुस्तकों एवं साहित्य तथा कक्षा के साथियों से अनेक बातें सीखता है। जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में हम उसका दाखिला कराते हैं, एडमिशन करा देते हैं, प्रवेश करा देते हैं, तो नए नए उसको मित्र मिलते हैं, नए नए गुरुजन मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं, नए नए उसे पाठ्य पुस्तक एवं उसे साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है। नए नए साथियों से नई नई बातें से सीखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं और शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही व्यक्ति का जो समाजीकरण होता है, यह हम कहें कि व्यक्ति के समाजीकरण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कोई न कोई अध्यापक जब बच्चे का उसका एक मॉडल अवश्य होता है, एक जिसे हम कहते हैं कि आदर्श शिक्षक। हर किसी बच्चे को यानी स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जब वो जाता है तो एक कोई न कोई टीचर उसका एक आदर्श टीचर होगा, आदर्श अध्यापक होगा, जिसका प्रभाव उसकी मन मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। वह जैसा बोलेगा वैसा बोलने का प्रयास करेगा, वह जैसा समझाएगा वैसा उसको समझेगा, और जहाँ तक उसका हाव भाव, पहनावा, यह सब उससे वह अपने आप में आंतरिकृत करता है। और हम कहेंगे संपूर्ण रूप से वह उसके अनुरूप अपने आप को ढालना चाहेगा। अध्यापक के आदर्श, विचार, आचरण तथा रहन सहन के ढंग को भी छात्र अपनाता है। उसके आदर्श अध्यापक का किसी खेल विशेष में यदि रुचि है तो वो भी खेल विशेष में उसी में ज़्यादा रुचि लेगा। किसी ये समाज की या हम कहें कि परिवार की प्रथा और परंपराओं के प्रति जैसे उसके विचार होंगे तो उसके भी वैसे ही विचार होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वह सब कुछ वो ऐसा बनना चाहता है जैसा कि वो उसका आदर्श शिक्षक है। उसके साथ साथ छात्रावास में जब वो बच्चा रहता है तो वहाँ कक्षा के साथ साथ अन्य सहपाठियों के भी वो संपर्क में आता है, जिससे भी अनेक बातें सीखता है। जिस प्रकार के उसके मित्र होंगे, मित्र मंडली होगी, उसके जो सहपाठी होंगे, सहपाठियों में भी जैसे जैसे वो विचार के होंगे, जैसे जैसे मन मस्तिष्क के जो उसके सहपाठी होंगे उसका उसके मन मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है, उसमें से भी वो बहुत कुछ सीखता है। जहाँ तक पुस्तक एवं साहित्य की जब हम बात करें तो यहाँ से भी वो नवीन ज्ञान अर्जित करता है, नए नए ज्ञान वह देखेगा, नई नई चीज़ों को वो पढ़ता है, जिसको वो आंतरिकृत करता है, जिसको वो स्वीकार करता है। तो हम कह सकते हैं उसकी जो मानसिक क्षमता का जो विकास होता है, एक अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर जो उसका हम कहें कि रास्ता जो बनता है, उसमें शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके माध्यम से ही वह देश विदेश के समाजों एवं संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, जानता है, जानने का प्रयास करता है। तो कहने का तात्पर्य है
की शिक्षण संस्थाएं जो हैं, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो कॉलेज हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हैं, और उसमें उससे विभिन्न संपर्क में आने वाले उसके गुरुजन हैं, उसके सहपाठी हैं, उसकी मित्र मंडली हैं, उन सभी का आचार विचारों का प्रभाव एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसको वो सीखता है, अपने आप में उतारता है, ढालता है और ऐसा करने का प्रयास करता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखेंगे नंबर 6 कि क्रीड़ा समूह। सामाजिकरण की दृष्टि से जब हम देखें तो एक बच्चे के लिए मित्रों का समूह, या हम उसे खेल समूह भी कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण और प्राथमिक समूह के रूप में काम करता है। जहां तक हमें भी देखते हैं कि परिवार के बाद वह अपने हमजोलियों एवं खेल के साथियों के संपर्क में जब वो आता है, वहाँ उसके हम उम्र के बच्चे जब उससे मिलते हैं, ये लोगों से अपनी परिस्थिति एवं वर्ग के मूल्यों से परिचित कराते हैं। खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है, एक नेतृत्व करने के गुणों को सीखता है, एक हम की भावना, मित्रवत भावना जो वो सीखता है, वह क्रीड़ा समूह में भी सीखता है। वह दूसरों के नियंत्रण में रहना और अनुशासन का पालन करना भी जो वो सीखता है, वह क्रीड़ा समूह में सीखता है। एक मान लो किसी टीम का उसको कैप्टन बना दिया जाए, कप्तान बना दिया जाए, तो वो कैप्टन उस सभी खिलाड़ियों पर किस प्रकार से नेतृत्व करेगा, तो नेतृत्व के जो गुण जो विकसित करता है, वह भी एक क्रीड़ा समूह में वह सीखता है। उन पर अनुशासन किस प्रकार से रखेगा, उन पर नियंत्रण कैसे करना है, यह सभी यानी जो उसमें जो गुण आते हैं, जो उसमें क्षमताएं जो विकसित होती हैं, वह क्रीड़ा समूह में जाकर विकसित होती हैं। यही वह हार और जीत होने पर यानी उन परिस्थितियों से वह अनुकूलन कैसे करेगा, वह भी इसको यहीं आकर सीखना होता है। खेल के दौरान कभी कभी पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की जो भावना है, उनको भी वो वहीं ग्रहण करता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि क्रीड़ा समूह जो होते हैं, एक व्यक्ति या एक बच्चे के समाजीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित यहाँ उनका समाजीकरण कराते हैं। अब आगे नंबर हम 7 की बात करेंगे, तो वो हैं राजनीतिक संस्थाएं। व्यक्ति के समाजीकरण में राजनीतिक संस्थाओं का जहाँ तक सवाल है, तो ये भी महत्वपूर्ण अपना योगदान देती हैं। इन संस्थाओं का जहाँ तक सवाल है, ये व्यक्ति को आत्मबोध कराती हैं। तानाशाही एवं प्रजातंत्र शासन में भिन्न भिन्न प्रकार का समाजीकरण जैसा कि देखने को मिलता है, वैसा ही उससे ये हम कह सकते हैं कि कुछ सीख लेते हैं। तानाशाही सरकार में व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा की भावना जैसा कि हम देखते हैं कि कम होती है, तो उसके स्वाभाविक विकास में वह बाधा आती है। वहीं प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था की बात करें तो वो कल्याणकारी राज्य में सरकार लोगों में भलाई, शिक्षा एवं कल्याण के लिए अनेक कार्य करती हैं। इससे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व निर्माण के काफी कुछ शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। तो राजनीतिक दलों की जहाँ तक बात है, राजनीतिक दलों द्वारा भी जनता को राजनीतिक बहुत सारे जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, तो राजनीतिक संस्थाएं भी एक व्यक्ति का समय समय पर अनेक तरीके से समाजीकरण कराती रहती हैं। यहाँ भी हमको नेतृत्व की जो बात है, एक हम कहें कि भीड़ जुटाने वाली जो बात है, यह सब सीख जो एक व्यक्ति को जो मिलती हैं राजनीति से संबंधित, वो राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से ही वो सीखता है।
आगे आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कहीं समर्थ बनाती हैं और इनके द्वारा व्यक्ति यह सीखते हैं कि बाजार और बैंक व दुकान में किस प्रकार से व्यवहार करें। ये जो संस्थाएं जो होती हैं, यह व्यक्ति को व्यावसायिक संघों में परिचित कराती हैं। व्यक्ति में सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, समायोजन के भावों को जो पैदा करना है वह इन आर्थिक संस्थाओं का ही काम होता है। जहाँ तक बेईमानी व ईमानदारी के लक्षण भी व्यक्ति इन्हीं संस्थाओं के द्वारा सीखता है। तो आर्थिक संस्थाएं भी जो हैं व्यक्ति की समाजीकरण में अपना कहें कि महत्वपूर्ण योगदान देती रहती हैं। इससे संबंधित मार्क्स और बेबलिन ने एक जगह कहा था कि आर्थिक संस्थाएं ही व्यक्ति के जीवन और सामाजिक ढांचे को निर्धारित करते हैं। तो इससे हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि आर्थिक संस्थाएं जो होती हैं एक व्यक्ति के जीवन में यानी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आगे हैं धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाओं से तात्पर्य हम देखें तो व्यक्ति के जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव होता है। यहाँ ईश्वरीय भय, श्रद्धा के कारण वह नैतिकता तथा अन्य गुणों को भी ग्रहण करता है। इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति में पवित्रता, न्याय, शक्ति, सच्चरित्रता, कर्तव्यपरायणता, दया, ईमानदारी, इन गुणों का जो विकास होता है वह धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से ही होता है। मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं एवं चर्च हैं, ये सभी व्यक्ति को यानी यही सब बातें बताते हैं कि हम किस प्रकार का आचरण करेंगे, हमारा आचरण जो हुआ वो किस प्रकार से हम करें। तो ये धार्मिक संस्थाएं ही बताती हैं। धर्म ग्रंथ हैं, उपदेशक एवं साधु संतों का जो प्रभाव है वह भी लोगों के आचरण पर पड़ता है। पाप पुण्य की जहाँ तक बात है, स्वर्ग और नरक की जो बात है, इनसे संबंधित जो धारणा है वह भी लोगों पर इनके माध्यम से ही आती हैं। यहाँ तक सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करने पर ये बल देते हैं। धार्मिक भय के कारण ही कई अपराधी, डाकू, हत्यारे एवं क्रूर व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो धार्मिक संस्थाएं भी व्यक्ति के व्यवहार को काफ़ी कुछ नियंत्रित करती हैं, समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास करती हैं। तो इससे भी व्यक्ति बहुत कुछ अपने आप का यानी सीखने का प्रयास करता है या अपने आप में आचरण में उतारने का प्रयास करता है। 10वें बिंदु के रूप में हम देखेंगे सांस्कृतिक संस्थाएं। जैसा कि देखते हैं कि आधुनिक समाज में अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे संगीत अकादमी, नाटक मंडली, कवि सम्मेलन आदि कुछ इस प्रकार की सांस्कृतिक संस्थाएं जो व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये संस्थाएं भी व्यक्ति को अपनी संस्कृति से परिचित कराती हैं। इन संस्थाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी प्रथाओं, परंपराओं, वेशभूषा, साहित्य, संगीत, कला, भाषा आदि से जो परिचित होता है वह इन सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से ही होता है। और हम कहें कि ये संस्थाएं उसके व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो सांस्कृतिक संस्थाएं भी व्यक्ति का समाजीकरण करने में यानी उसको सिखाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं, ये कहा जा सकता है। अंत में हम देखेंगे कि व्यवसाय समूह से यहाँ तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जिस व्यवसाय में जो लगा होता है उसके मूल्यों को भी वह अपने आप में ग्रहण करता है, अपने आप में उतारता है, अपने आचरणों में उन मूल्यों को समावेश करता है। वह व्यवसाय के दौरान अनेक व्यक्तियों के जैसा कि संपर्क में आता है, छोटे एवं बड़े अधिकारी, एजेंट, मैनेजर, इन लोगों के जो संपर्क में जब वो आता है तो वह इनसे व्यावसायिक ज्ञान व व्यावसायिक गुणों को ग्रहण करता है।
तथा उस प्रशासनिक ढांचे से वह परिचित होता है। और व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसका सामाजिक दायरा जैसे जैसे बढ़ता जाता है और उसका जो संपर्क विभिन्न संस्थाओं से होता जाता है और उनके माध्यम से ही उसका जो समाजीकरण है वह भी प्रक्रिया कह सकते हैं कि होता ही रहती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि समाजीकरण के जो विभिन्न जो साधन थे, अभिकरण थे, संस्थाएं थीं, ये जो निम्न बिंदुओं के माध्यम से हमने देखी कि व्यक्ति के समाजीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और उसको अपने व्यक्तित्व के विकास में काफ़ी कुछ सहायक होती हैं। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।